हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। आज ही हमारा 12वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 11 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और 11 टेस्ट के जो वीडियो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं और जो इसका पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो एग्ज़ाम है वह 27 अक्टूबर को निर्धारित है, उसकी डेट। तो अब आपके पास 2 महीने के आसपास समय बचा हुआ है, इसी में अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स मत रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है कि भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पे जो अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी थी वह पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है यह 2014 का नहीं 2016 का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान अनवरत योजना को किसने लागू किया था। डीपी धर, आर गाडगिल, डीटी लकड़वाला या फिर केसी चक्रवर्ती। किसने जो है लागू किया था। तो ये जो योजना है ये योजना लागू की गई थी डीटी लकड़वाला के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है मेगा फूड पार्क योजना, ऑप्शन बी है खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, ऑप्शन सी है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकास, ऑप्शन डी है फार्म मशीनरी बैंक योजना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्म मशीनरी बैंक योजना जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में जो योजना शामिल नहीं है वह है फार्म मशीनरी बैंक योजना। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई। वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए है हैरड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या ऑप्शन डी है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा। 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष। कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र की इसमें से कौन कौन सी हैं। तो बैंकिंग जो है और कोयला खनन यह यहाँ पे तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हो जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टार्टअप सेवाएं जो हैं यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्पाद की खरीद, ऑप्शन बी है भंडारण, ऑप्शन सी है डिलीवरी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ई कॉमर्स सेवाओं के अंग के रूप में उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि ई कॉमर्स का जो प्रकार है वह बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, बिजनेस टू बिजनेस भी है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई? 2015, 2016, 2017 या फिर 2019। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। दूसरा कथन है उच्च कोटि का फ्यूज कर दिन का यहाँ पे होगा जो उच्च कोटि का फ्यूज जो होता है वह टिन का बना होता है, टिन का। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उच्च कोटि का जो फ्यूज होता है वह टिन का बना होता है। तो यहाँ दिन नहीं होगा, टिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है आंकड़ों के संग्रहण में, ऑप्शन बी है होलोग्राफी में, ऑप्शन सी है प्रतीक्षा में या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। किसमें जो है लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है? तो लेजर किरणों का जो उपयोग होता है यह उपयोग होता है उपयुक्त सभी में, यानी कि आंकड़ों के संग्रहण में भी होता है, होलोग्राफी में भी होता है, प्रतिरक्षा में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है? वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड या फिर ऑप्शन डी है फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे यंत्र का नाम दिया हुआ है और किससे संबंधित है या पूछा गया है। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा नापने का यंत्र, एक्यूमुलेटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र और डायनेमोमीटर तो इंजन धारा उत्पन्न की इंजन द्वारा उत्पन्न की गई, यहाँ पे द्वारा होगा, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनेमोमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ऑप्शन बी है दोपहर के समय सूर्य का रंग सफेद दिखाई देना, ऑप्शन सी है समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना या ऑप्शन डी है साबुन के बुलबुले का रंगहीन दिखाई देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, नियान, आर्गन या फिर नाइट्रोजन के साथ आर्गन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन के साथ आर्गन भरी जाती है विद्युत बल्बों में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नीचे है, हाइड्रोजन, CNG, बायोगैस या फिर कोयला। किसका यहाँ पे ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान होता है जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला या फिर नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। तो घरेलू विद्युत आपूर्ति में जो प्रयोग होता है उदासीन तार, उसका जो कलर होता है यह काला होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है घट जाती है, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी है विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के बल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है?
तो समुद्र का बल नहीं होगा यहाँ पे, समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? प्रकीर्णन। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन या ऑप्शन डी है विपवर्तन। तो समुद्र के जल का नीला दिखाई देना प्रकाश के किसके गुण के कारण ये दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल के संबंध में क्या असत्य है? पहला ऑप्शन है अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन बी है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन सी है अम्ल भस्म और क्षार के प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऑप्शन डी है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अम्ल के संबंध में क्या असत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अम्ल जो है यह लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे असत्य ही पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता दूर करने में। अब पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, यहाँ पे ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, ऑप्शन बी है यहाँ तापांतर अत्यंत अधिक पाया जाता है, ऑप्शन सी है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, ऑप्शन डी है यहाँ पौधों एवं घटकों का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो मरुस्थलीय बायोम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनका विस्तार जो है यह दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों में दिया हुआ है, यानी कि 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो उच्च अक्षांशों में नहीं पाया जाता है। इनका जो विस्तार है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए ये मरुस्थलीय बायोम के बारे में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुलूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? यहाँ पे बायोम होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? मरुस्थलीय बायोम, घास स्थल बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम या फिर टुंड्रा बायोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम जो है यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला बायोम होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण को कहा जाता है? पारिस्थितिकर्मता, आवास, इकोटोन या फिर इकोब्रिज। तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इकोटोन जहाँ होता है वहाँ की जो जैव विविधता होती है वो नॉर्मल पारिस्थितिकी तंत्रों से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक दक्षता। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है? किसे यहाँ पे 3E में शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों को शामिल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन बी है सस्यकर्म, ऑप्शन सी है शुष्क कृषि विकास या फिर ऑप्शन डी है रेत खनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो सतत विकास के लिए नहीं किया जा रहा है उपाय वह है रेत खनन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्य को शामिल किया गया है? 14, 15, 17 या फिर 21। तो यहाँ पे 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक इनके लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें पावर्टी, हंगर ये सब दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002,
ऑप्शन डी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऊपर के ये तीनों जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया हुआ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998 नहीं 1992 का है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यहाँ पे यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है टायलर पुरस्कार, ऑप्शन बी है ग्रीन पांडा पुरस्कार, या ऑप्शन सी है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, या ऑप्शन डी है एस डेन पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन पांडा पुरस्कार को जो है पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका मुख्यालय है। रेड क्रॉस जिनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे पूछा गया कि उपयुक्त में से सही सुमेलित है। अब यहाँ पे कौन सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ऑप्शन बी है GD बिरला पुरस्कार, ऑप्शन सी है महावृक्ष पुरस्कार, या ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ज्वालामुखी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, दलदल, उपयुक्त सभी। उत्तरदायी स्रोत नहीं है इनमें से किसके लिए? तो अम्लीय वर्षा के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन जो है, या जो है अम्लीय वर्षा है तो उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ऑप्शन बी है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन सी है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन डी है इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन करना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, और यही इस कथन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी शासक जैनुल अबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। दूसरा कथन है, इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया। तीसरा जो कथन है यह है कि यह कुतुब नाम से अरबी में किताब लिखता था। चौथा कथन है, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है, कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं कश्मीर का अकबर कहा जाता था, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? हुसैन शाह, गयास शाह, दिलावर खां, या फिर जफर खां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गयास खां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर, ऑप्शन बी है जहांदार शाह लंपट मूर्ख, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? शासक है उनका उपनाम दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जो शाह आलम द्वितीय दिया हुआ है इन्हें घृणित कायर नहीं कहा जाता था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरण से युक्त वेधशाला किस स्थान पर नहीं है? तो जयपुर, दिल्ली और उज्जैन, यहाँ पे जो है वेधशाला इनके द्वारा बनवाई गई थी, अजमेर में नहीं बनवाई गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? पहला कथन है, आपने अपने नाम के सिक्के चलवाएं। दूसरा
ऑप्शन है जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है, किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी तीनों कथन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नानक शाही सिक्के किसने चलवाए? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह या फिर नवाब कपूर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नानक शाही सिक्के जो है रणजीत सिंह के द्वारा चलवाए गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ऑप्शन नीचे देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, नीनो डी कुन्हा या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नीनो डी कुन्हा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? केवल शीतोष्ण कटिबंध में, केवल उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में? ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत जो है या शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल या ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। तो यहाँ पे पूछा गया है शीतकाल में सूर्य की स्थिति को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, स्थानीय पवनों के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीतकाल में वर्षा होती है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 110 सेंटीमीटर, 112 से 115 सेंटीमीटर, 115 से 150 सेंटीमीटर या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर। तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है यह होती है कितना परसेंट? तो यह होती है 112 से 115 सेंटीमीटर के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। कौन सी ऐसी मृदा है जिसमें सूखने पर उस मिट्टी में दरार पड़ जाती है? तो ये जो मिट्टी है यह है काली मिट्टी यानी कि जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मिट्टी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वतः जुताई हो जाती है इसकी, क्योंकि ये जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो पे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।